गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले अध्ययन सत्र में हम लोग प्रोटीन के कार्यों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए प्रोटीन के शेष बचे हुए कार्यों को पढ़ेंगे। प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण कार्य है शरीर में अम्ल और क्षार का संतुलन करना, और यह काम रक्त के प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन के द्वारा संपादित होता है। रक्त प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन बफर की भांति काम करता है। क्योंकि इन प्रोटीन्स की एम्फोटेरिक प्रकृति होती है। आपको ध्यान होगा, मैंने आपको अमीनो अम्ल का सूत्र बताया था जिसमें कार्बन सेंटर में होता है। कार्बन की एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ आर की चेन साइड चेन होती है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक समूह होता है और एक तरफ अमीनो समूह होता है। ये एक अमीनो अम्ल जब दूसरे अमीनो अम्ल से जुड़ता है तो ये अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, CONH पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं इस तरह से, और ये एक ड्राई पेप्टाइड बन जाता है। और ये जो बॉन्डिंग है ये इस तरह से आगे कंटिन्यू चलती जाती है। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती है, पॉलीपेप्टाइड जिसको हम कहते हैं, इसमें लास्ट में एक तरफ तो अमीनो समूह बचता है और एक तरफ कार्बोक्सिलिक समूह बचता है, चाहे वो कोई भी पॉलीपेप्टाइड की चेन हो। तो आप देख रहे हैं कि जो ये अमीनो समूह है ये क्षारीय प्रकृति होती है, जो कार्बोक्सिलिक समूह है ये अम्लीय प्रकृति का है। तो ये एक ज्विटर आयन, जब भी हमारा जो रक्त का पीएच है, रक्त का पीएच 7.4 होता है, आप जानते हैं ये 7.4 होता है, उदासीन के आसपास होता है। और उदासीन पीएच पर जो ये अमीनो अम्ल है ये ज्विटर आयन के रूप में उपस्थित रहता है, COO- और NH3+। जैसे ही शरीर में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप क्षारीय उत्पाद ज़्यादा बनते हैं और रक्त का पीएच 7.4 से बढ़ जाता है, तो ये जो कार्बोक्सिलिक समूह है ये COO- के रूप में एक्टिव हो जाता है और क्षार, जैसे सपोज NaOH बना तो इस क्षार के साथ मिलकर लवण बना लेता है और इस क्षारीय प्रभाव को कम कर देता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप अगर पीएच आपका 7.4 से कम हो गया है, गिर गया है, और माध्यम जो है वो अम्लीय हो गया है, तो अम्लीय माध्यम में ये क्षारीय समूह अमीनो ग्रुप एक्टिव हो जाता है, अमोनियम आयन एक्टिव हो जाता है, और ये किसी भी अम्ल के साथ क्रिया करके, जैसे HCl है, H2SO4 है, उसके साथ क्रिया करके उसके क्लोराइड्स और सल्फेट्स बना देता है और अम्लीयता को कम कर देता है। नेक्स्ट है डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप जब कभी भी कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स बनते हैं तो उनकी टॉक्सिसिटी को ख़त्म करने का काम, डिटॉक्सिफिकेशन का काम यकृत में उपस्थित एंजाइम्स के द्वारा किया जाता है। और एंजाइम्स किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन के। मैंने पहले भी बात करी। ऐसी स्टडीज़ देखी गई हैं कि जब कभी भी प्रोटीन की कमी होती है तो यकृत के द्वारा विभिन्न जैविक उप उत्पादों की डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया है वो कम हो जाती है और हमारा शरीर विभिन्न रोगों के संक्रमण से, या हम ये कहें कि विषाक्त पदार्थों की टॉक्सिसिटी से प्रभावित होता है और हम पर विपरीत प्रभाव दिखाई देता है। ऊर्जा प्रदान करना, प्रोटीन का एक कार्य ऊर्जा प्रदान करना भी है। 1 ग्राम प्रोटीन जब शरीर में ऑक्सीकृत होता है तो इससे 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। वैसे तो मैंने आपको बताया प्रोटीन का मुख्य काम शरीर का निर्माण करना है, शारीरिक वृद्धि व विकास करना, टूट फूट की मरम्मत करना, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना, या विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करना। किंतु ये ऊर्जा प्रदान करने वाला काम प्रोटीन कब करेगा? पहला, जब कभी भी शरीर में ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ या पोषक तत्वों जैसे कि कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन की कमी होगी तो भोजन से लिया गया प्रोटीन और शरीर में उपस्थित मांसपेशियों का जो प्रोटीन है वो ऊर्जा प्रदान करने का काम करेगा। दूसरा, प्रोटीन की मात्रा हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक होने पर, आवश्यकता से अधिक होने का मतलब है, मान लीजिए हमारे शरीर में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 60 ग्राम प्रतिदिन और हम ले रहे हैं प्रोटीन 80 ग्राम 100 ग्राम प्रतिदिन, जबकि उतनी ज़्यादा प्रोटीन की हमें आवश्यकता नहीं है निर्माणात्मक और मरम्मत और मेंटेनेंस के काम के लिए। तो ये जो आवश्यकता से अधिक प्रोटीन है ये शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का काम
करता है। तीसरा मैंने कहा प्रोटीन जो कि हम भोजन के द्वारा ले रहे हैं, अगर वो उच्च गुणवत्ता का नहीं होता, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू का नहीं होता, जो कि मैंने आपको बताया था पूर्ण प्रोटीन नहीं होता, जो कि आपका अनाजों का प्रोटीन है या दालों का प्रोटीन है या मक्की का प्रोटीन है, जो कि इनकम्प्लीट प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन जब आप लंबे समय तक भोजन में ग्रहण करें और उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन साथ में नहीं होता, तो चूँकि ये प्रोटीन उच्च गुणवत्ता के नहीं होते तो इनमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं होते। सभी आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं होते तो ये शरीर की वृद्धि और विकास का काम नहीं कर पाते या टूट फूट की मरम्मत और मेंटेनेंस का काम नहीं कर पाते। और ऐसे में ये अमीनो अम्ल क्या करते हैं, ऊर्जा देने के काम आते हैं। तो प्रोटीन, भोजन में लिया गया प्रोटीन अगर उच्च गुणवत्ता का नहीं होगा तो भी वो अपना मुख्य कार्य जो है, निर्माणात्मक कार्य, वो नहीं कर पाएगा और ऊर्जा देने का काम करेगा। हम आगे बढ़े, प्रोटीन के स्रोत क्या क्या हैं। स्रोत यानी कि प्राप्ति के साधन। प्रोटीन दो प्रकार के स्रोत से प्राप्त होता है। पहला तो वनस्पतिज स्रोत यानी कि प्लांट सोर्स, और दूसरा प्राणिज स्रोत यानी कि एनिमल सोर्स। वनस्पति स्रोत की जब हम बात करते हैं तो सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन हमें पाया जाता है सोयाबीन से। सोयाबीन जिसका कि ये तेल आप लोग कुकिंग मीडियम के रूप में काम में लेते हैं, जिसको शायद आप लोग, चूंकि इसे तेल निकाला जाता है, इसे तेलन भी समझते हैं, वास्तव में दलहन है, एक तरह की दाल है और इसमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। 42% हाईएस्ट अमाउंट है प्रोटीन का किसी भी जैव भोज्य पदार्थ के अंतर्गत, किंतु इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं होती। इसमें पाया जाने वाला प्रोटीन आंशिक पूर्ण प्रोटीन होता है। थोड़ा और आगे बढ़े, दालें और फलियां। दालें आपने मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, चने की दाल, तुअर, छोला, राजमा, कितनी तरह की दालें आप प्रतिदिन उपभोग में लेते हैं। उन दालों में प्रोटीन की मात्रा 18 से लेकर 24% तक पाई जाती है। तिलहन व सूखे मेवे जैसे कि तिल, मूंगफली, सूखा हुआ नारियल, काजू, बादाम वगैरह, उनमें भी प्रोटीन 25 से 30% तक पाया जाता है। अनाज में प्रोटीन की मात्रा सबसे कम चावल में 6% से लेकर गेहूं में 12% तक होती है। भले ही अनाज में ये प्रोटीन की मात्रा कुछ कम है, किसके मुकाबले, दालों के मुकाबले, तिलहन और सूखे मेवों के मुकाबले, सोयाबीन के मुकाबले, किंतु अनाजों का उपभोग हम दिन भर में इतनी ज़्यादा मात्रा में करते हैं कि हम लोग 200 से 300 ग्राम अनाज प्रतिदिन खाते हैं। रोटी, पूरी, पराठा, चावल, उपमा, सूजी, पोहे आदि के रूप में। तो ये हमारे शरीर की प्रोटीन रिक्वायरमेंट का 50% हिस्सा केवल और केवल अनाज के द्वारा प्रदान किया जाता है। फल एवं सब्जियों में प्रोटीन नगण्य मात्रा में होता है, इसलिए ये निकृष्ट स्रोत माने जाते हैं प्रोटीन के। हम बात करें प्राणिज स्रोत की, एनिमल सोर्स से पाया जाने वाला जो प्रोटीन होता है वो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू का होता है। उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये पूर्ण प्रोटीन होते हैं, अर्थात इनमें पाए जाने वाले सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पर्याप्त मात्रा और उचित अनुपात में होते हैं। इसमें से हम बात करें दूध में प्रोटीन की मात्रा 3% से लेकर 4.3% तक होती है। दूध में प्रोटीन की मात्रा तो कम है, किंतु दूध जो है वो जो प्रोटीन है वो उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन है। और वे शाकाहारी लोग जो कि नॉनवेज फूड्स का उपयोग नहीं करते, अंडे, मांस, मछली का उपयोग नहीं करते, उनके लिए दूध जो है वो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू या उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन की प्राप्ति का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। और विशेषकर छोटे बच्चों में हम पढ़ते हैं 6 महीने तक बच्चा फुल्ली ब्रेस्ट फेड होता है, केवल और केवल दूध पर निर्भर करता है, तो वहाँ जो है दूध प्रोटीन का कंप्लीट सोर्स है। पनीर, दूध को ही फाड़ कर पनीर बनाया जाता है। पनीर में प्रोटीन की मात्रा 13 से 18% तक है। और इसी प्रकार दूध को रड़ा कर बनाए जाने वाले खोवा या मावा में प्रोटीन की मात्रा 14 से 20% तक है। ये जो रेंज आप देख रहे हैं इसका कारण है कि ये जो पनीर और खोवा है ये गाय के दूध का बना हुआ है या भैंस के दूध का। चूँकि भैंस के दूध में वसा का अंश ज़्यादा होता है, तो जब प्रतिशत मात्रा हम निकालते हैं तो इससे भैंस के दूध से बने हुए उत्पादों में प्रतिशत प्रोटीन की मात्रा कुछ कम होती है, जबकि गाय के दूध से बने पनीर में और खोवे में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वसा कम है। हम बात करें अंडे की, अंडे में 13.3% प्रोटीन होता है। अंडे की प्रोटीन जो है वो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली प्रोटीन मानी जाती है। और जितनी भी प्रोटीन्स की हम तुलना करते हैं कि इसकी गुणवत्ता कैसी है, वो केवल और केवल अंडे की प्रोटीन से की जाती है, इसलिए इसको हम रेफरेंस प्रोटीन भी कहते हैं, रेफरेंस प्रोटीन भी मानी जाती है। मांस, किसी भी जानवर का मांस हो, भेड़ का, बकरी का, सूअर का मांस में प्रोटीन की मात्रा 18 से 20% तक। और इसी तरह से विभिन्न प्रकार की पोल्ट्री जैसे कि मुर्गी, बतख आदि में
प्रोटीन की मात्रा 20 से लेकर 25% तक होती है। एक में लिखना भूल गई, मछलियाँ भी प्रोटीन का अच्छा स्रोत है और इनमें भी लगभग 18 से लेकर 22% तक प्रोटीन पाया जाता है। हम बात करें दूध पाउडर की, जो कि दूध को सुखाकर बनाया जाता है, उसमें प्रोटीन लगभग 26% होता है। और इसी प्रकार दूध से बनाया जाने वाला चीज़, जिसको कि आप लोग पिज़्ज़ा बर्गर के रूप में, पिज़्ज़ा बर्गर में चीज़ के रूप में या ब्रेड स्लाइस और सैंडविचेस में चीज़ स्प्रेड के रूप में खाते हैं, उसमें प्रोटीन 24% तक पाया जाता है। मैंने आपको प्रोटीन प्राप्ति के दोनों प्रकार के स्रोत बताए, वनस्पति स्रोत भी, प्राणिज स्रोत भी। चूँकि जो इंडियन डाइट्स होती हैं वो शाकाहारी होती हैं, वो नॉनवेज फूड्स का उपयोग कम करती है, इसलिए उन्हें अधिक मात्रा में वनस्पति स्रोत पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और प्रोटीन एक मुख्य पोषक तत्व है, जो कि न केवल हमारी शरीर की वृद्धि व विकास के लिए ज़रूरी है, बल्कि प्रतिदिन की टूट फूट की मरम्मत और मेंटेनेंस और विभिन्न जैविक क्रियाओं के नियंत्रण और नियमन के लिए भी प्रोटीन अति आवश्यक है। तो जब भी आप वनस्पति स्रोत को प्रोटीन के मुख्य स्रोत के रूप में उपयोग करें, तो आप ये ध्यान रखें कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन आप विशेषकर ध्यान रखें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अनाजों में लाइसिन की कमी होती है, तो दालों में मिथ्योनिन नामक आवश्यक अमीनो अम्ल की कमी होती है। और अनाज और दालों को जब हम साथ में मिलाकर खाते हैं, दाल रोटी, दाल बाटी, दाल ढोकली, खिचड़ी, किसी भी रूप में, दाल दलिया, किसी भी रूप में जब आप साथ में मिलाकर खाते हैं, मिश्रित करके खाते हैं, तो अनाज के अमीनो अम्ल दालों के अमीनो अम्ल की क्षतिपूर्ति करते हैं और दालों के अमीनो अम्ल अनाज के अमीनो अम्ल की क्षतिपूर्ति करते हैं। और जो प्रोटीन की गुणवत्ता होती है वो आंशिक पूर्ण प्रोटीन न रहकर पूर्ण प्रोटीन हो जाती है, उसकी गुणवत्ता अच्छी बन जाती है। मुझे आशा है कि आपको प्रोटीन के समस्त कार्य और स्रोत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।